उसके बाद ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है, पहले तो ऑफिस फर्नीचर के एडजस्टमेंट पोस्टिंग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाना है, ऑफिस फर्नीचर 7,000, ये देखो। और उसके ऊपर उन्होंने क्या बताया, फिफ्थ एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन एट 10%। अभी आपको तो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट पता ही है, तो वहां पे हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, लेस करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको जाना है, ओके। बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में लिखना है यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के अमाउंट है 7,000 इनर कॉलम में, एंड उसके ऊपर है 10% डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। अमाउंट आने वाली है 700 और आउटर में अमाउंट आएगी इसकी 6,300, ओके। एंड डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन के ग्रुप में लिखना है 10% डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, $700, ठीक है। नेक्स्ट है ओके इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। देखो ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ट्रैवलिंग कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। यहां तक ट्रैवलिंग तक हम पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले तो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डेबिट साइड में है एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो वो कर लेते हैं। इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये देखो सेकेंड एडजस्टमेंट फिफ्थ हो गई है। इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट ₹5,000, मेंबर्स डिपॉजिट के ऊपर ₹5,000 इंटरेस्ट है। तो अभी ये इंटरेस्ट हमें क्या करना होगा, इसके दो इफेक्ट हो गए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के इंटरेस्ट में डेबिट साइड में हम इसको क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं ₹5,000, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है बैलेंस शीट के, कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। देखो मैंने बताया है डेबिट में जो आइटम ऐड होता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लायबिलिटीज में जाता है कि नहीं। तो लायबिलिटीज में कौन से ग्रुप में यह आना चाहिए, तो लायबिलिटीज में आपका ये 10th नंबर पे जो ग्रुप है अदर लायबिलिटीज करके, वहां पे इसका पोस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो सिंपल यहाँ पे लिख के रखो, ये अगर ऐड होता है तो इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में जाता है 10 नंबर पे, ठीक है। चलो अभी पेड कितने अमाउंट थी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की, ₹80,000 इनर कॉलम में लिखना है। एंड इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट यहाँ पे ऐड करो, इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट कितनी अमाउंट है वो, 5,000, ओके। और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें लिखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, हाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको जाना है, वहां पे अदर लायबिलिटीज करके है, वहां पे हमें ये लिखना है। ये फॉर्मेट को हमें ना चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर लेते हैं। अदर लायबिलिटीज करके है, अदर, ओके। इसके नीचे हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है।
अदर लायबिलिटीज के नीचे आपको लिखना है इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट लिखो यहाँ पे, इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट। ओके, कितनी अमाउंट है वो 5000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो गया। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन्स ये भी डेबिट साइड में 8000 लिख देंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस ये भी हमें डेबिट में लिखना है, एंड सैलरीज के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। सैलरी के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, मतलब देना है दी नहीं, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ये क्या करना है, ऐड करना है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के कहाँ पे जाने वाला है, लायबिलिटीज में जाएगा। लेकिन सभी आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में जाता है। कहाँ पे जाता है, 7 नंबर पे जाता है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में जाने वाला है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो गया है हमारा। उसके बाद हमें लिखना है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन्स, पहले तो वो लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये देखो पेएबल है ना, वहां पे यहाँ पे लिख दो लोन, क्योंकि ये इंटरेस्ट का ग्रुप होता है ना, वो एक ही जगह पे आना चाहिए। ये क्या है, क्या अमाउंट है उसकी, 8000 रुपीज। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, सैलरी एंड अलाउंसेस दिया है। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में ही आपको लिखनी है। चाहिए तो यहाँ पे ही लिख दो क्या अमाउंट है उसकी, सैलरी एंड अलाउंसेस की 30,000 इनर कॉलम में। एंड एडजस्टमेंट दी है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी दी है लेकिन मतलब देनी है लेकिन दिए नहीं, मतलब ये क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और उसके अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की 300। टोटल करके अमाउंट आने वाली है 30,300। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लायबिलिटीज में जाता है। लेकिन लायबिलिटीज के कौन से ग्रुप में जाना चाहिए वो तो हमें देखना होगा ना। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाने वाले हैं हम करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के ग्रुप में। देखो यहाँ पे सब आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट आने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट है 300। ओके, ठीक है, सैलरी हो गया है। ठीक है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस अभी हम डेबिट में लिख देते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वो नाम है वही लिख देना है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंश्योरेंस प्रीमियम भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाला है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं है, इसलिए वहां पे हम 16 में जो अदर आइटम्स करके है वहां पे ये इंश्योरेंस प्रीमियम लिखने वाले हैं। जो आइटम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं दिखते हैं तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, उसको अदर आइटम्स के ग्रुप में लिख देना है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये भी आइटम हमें कहाँ पे मिलने वाला है, डेबिट साइड में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं। कहाँ से लेके, ऑफिस एक्सपेंसेस से लेके कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। तो फटाफट करके हम उसका पोस्टिंग कर लेते हैं। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है, एक एक आइटम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो उन्होंने दिया था, क्या दिया, सैलरी एंड अलाउंसेस के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस का भी नाम लिस्ट में नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा, अदर आइटम्स के ग्रुप में जाने वाला है। ऑफिस एक्सपेंसेस एंड उसकी अमाउंट है 5000। लिखो अदर आइटम्स के ग्रुप में प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंसेस 5000। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 400। कहाँ पे है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये देखो 10th में है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितनी अमाउंट है, 400। इजी है, सिर्फ आगे अमाउंट वैल्यू पुट कर देनी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। कहाँ पे है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस,
प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, वहां पे आपको लिख देना है कितनी अमाउंट है 600, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ के लिए 600, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं है, इसलिए वो फिर से अदर आइटम्स में आने वाला है। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हमने लिखा था ना, वैसे भी इंश्योरेंस भी आने वाला है 1000। लिखो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये देखो फोर्थ पे है, नाम ही है, उसके आगे सिर्फ अमाउंट लिखनी है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 2000 रुपीज। फॉर्मेट है ना अच्छी तरह से लिखना, उसकी पीडीएफ आप ऐप पे देख लीजिए, फॉर्मेट लिखा होगा ना तो प्रॉब्लम इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आ गए। अभी डिविडेंड पेड है, तो डिविडेंड पेड डेबिट साइड में है ना, तो हमें ये बैलेंस शीट के कहाँ पे लिखना है, लायबिलिटीज में लिखना है। लेकिन ये अमाउंट हमें लेस करनी है, वो कैसे लेस करनी है, क्या करना है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी जब एडजस्टमेंट आएगी तब। उसके बाद डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये आपका लायबिलिटीज में रिजर्व के ग्रुप में जाने वाला है। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये स्टाफ प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटीज में जाएगा, लेकिन वो सेपरेट नाम दिया है। देखो क्रेडिट साइड स्टार्ट हो गई है, क्रेडिट साइड मतलब एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगी, अदरवाइज लायबिलिटीज में आएगी, ठीक है। ये पूरा ग्रुप मैक्सिमम कहाँ पे आता है, लायबिलिटीज में आता है, ओके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये भी लायबिलिटीज के लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रुप है ना वहां पे जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये भी लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रुप है वहां पे ये जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर तक हम पोस्टिंग कर लेते हैं। हाँ, और ये बाकी रहा ना लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, देखो डेबिट साइड में अमाउंट है तो लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स डेबिट साइड में अमाउंट है, ये तो एसेट साइड में जानी चाहिए, क्योंकि देखो लोन डेबिट में भी होता है क्रेडिट में भी होता है। अगर वो डेबिट में है तो एसेट में जाएगा, क्रेडिट में है तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, लायबिलिटीज में जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स ये हमें कहाँ पे लिखना है, डेबिट में है इसलिए वो एसेट में जाएगा। तो लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर से लेके प्रॉफिट फॉर द ईयर तक, मतलब यहां तक डायरेक्टली पोस्टिंग करने वाले, ठीक है। चलो वन बाय वन पोस्टिंग करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे पहले, लोन्स एंड एडवांसेस के ग्रुप में आपको जाना है और यहां पे लिखना है लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स 30 लाख, लिखो यहां पे loans due from members 30 लाख, ओके। उसके बाद लोन के बाद क्या है, डिविडेंड पेड। देखो डेबिट साइड में अमाउंट है, अगर क्रेडिट में है क्या करना है, हमें अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में जाना है। अगर ये अमाउंट क्रेडिट साइड में है तो डायरेक्टली इस ग्रुप में लिख देंगे, अगर ये अमाउंट डेबिट साइड में है तो इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, यहां पे लिखिए ये जो है ना ये ट्रायल बैलेंस की अमाउंट आती है और ये कहाँ से, एडजस्टमेंट की अमाउंट आती है, ठीक है। अभी ट्रायल बैलेंस के अगर ये डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में अगर ये डेबिट साइड में है तो ये डिविडेंड आपका माइनस होने वाला है। ये डिविडेंड की अमाउंट कितनी है, यहाँ पे 35,000 इसका वर्किंग बाद में करने वाले हैं। उसके बाद डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व है, तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व सब टाइप के रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में जाने वाले हैं। तो रिजर्व फंड के नीचे एक लाइन छोड़ के, क्योंकि 25% कंपलसरी हमें ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट, इसलिए वहां पे हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ठीक है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड इसकी अमाउंट है हमारी
इक्विलाइजेशन की अमाउंट, रिजर्व की अमाउंट है 18,000, आउटर में लिखनी है। ओके उसके बाद है डिविडेंड पे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 20,000। स्टाफ प्रोविडेंट के सामने आपको लिखना है 20,000। ओके उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के ग्रुप में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पे हमें जाना है। यहाँ पे बहुत सारा वर्किंग होता है। यहाँ पे लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एंड इनर कॉलम में अमाउंट लिखने वाले हम 11,000। इनर कॉलम में आपको अमाउंट लिखनी है 11,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। उसके बाद ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000, वो भी यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ऐड करना है वो ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000। इसके ऊपर हम कंपलसरी 25% प्रॉफिट निकालेंगे एंड वो रिजर्व फंड को क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहां तक तो पोस्टिंग हमारा हो गया है। ओके अभी आगे हमें देखना है कमीशन क्रेडिट साइड में है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आने वाला है। सन्ड्री इनकम क्रेडिट है, इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, सब टाइप के फंड कहाँ पे जाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में, तो वहां पे जाने वाला है। एंड इसके साथ फंड के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, वो भी हमें करनी होगी। हाँ और इंटरेस्ट रिसीव्ड के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे लिखना है, हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। चलो अभी इन सबका पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले तो लिखने वाले हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में 1,78,000 एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी ये थर्ड नंबर की इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट हमें मिलना है लेकिन अभी मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है लेकिन ये इनकम है, तो ये क्या करना है, हमें क्रेडिट साइड में ऐड करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ये देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड के ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन लोन्स एंड एडवांसेस के सामने आपको इंटरेस्ट लिखना है 1,78,000, इनर कॉलम में लिखो 1,78,000 एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या थी, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ओके। एंड उसके अमाउंट है 2,000 रुपीज। आउटर में ये अमाउंट आने वाली है 1,80,000, ओके। अभी देखो जैसे डेबिट साइड का इंटरेस्ट का इफेक्ट लायबिलिटीज में जाता है, वैसे क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट का इफेक्ट एसेट में जाएगा। एंड कौन से शेड्यूल में जाना चाहिए, तो वो जाने वाला है आपका अदर आइटम्स के शेड्यूल में, मतलब वहां पे 9 नंबर का है। कहाँ पे है वो, 9 नंबर पे है, ठीक है। चलो बैलेंस शीट के एसेट में हम जाने वाले हैं 9 नंबर पे, अदर आइटम्स करके है। ये देखो यहाँ पे लिखना है हमें इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड एंड वो इंटरेस्ट की अमाउंट है 2,000, ओके, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद था कमीशन। कमीशन कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, क्रेडिट साइड में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में जाएंगे। कमीशन के सामने आपको ये अमाउंट लिख देनी है 4,000,
उसके बाद उन्होंने दिया है सन्ड्री इनकम, ये भी यहीं पे आने वाला है लेकिन उसका नाम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं हम सन्ड्री इनकम क्रेडिट साइड में। इसके अमाउंट है सन्ड्री इनकम की 300। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, ये लायबिलिटीज में जाने वाला है, लेकिन एक बार इसके एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर कि एडिशन टू कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड रुपीज 3000 रुपीज हमें कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड के लिए ऐड करना है। तो अभी ये एडजस्टमेंट कैसे होनी चाहिए, पहले तो फंड लिख लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में जाना है, वहां पे लिखना है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड। लिखो यहाँ पे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड एंड उसके अमाउंट है 2550। 2550। उसके बाद क्या ऐड करना है वहां पे, ट्रांसफर ना, उन्होंने कितने अमाउंट ट्रांसफर की है, 3000 रुपीज ट्रांसफर किया है। ऐड एडिशन लिखो या ट्रांसफर लिखो, कितने अमाउंट है 3000। तो आउटर में आ जाएगा 5550। ओके। अभी कहाँ से ये अमाउंट ट्रांसफर होती है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट एंड लॉस है लास्ट में, वहां से ये अमाउंट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हमेशा याद रखो एप्रोप्रिएशन के सब इफेक्ट इस प्रॉफिट एंड लॉस से होते हैं। तो यहाँ से आपको वो अमाउंट ट्रांसफर करने, यहाँ पे लिखना है लेस ट्रांसफर टू कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड। ठीक है। डेवलपमेंट फंड के लिए हमें वो अमाउंट ट्रांसफर करनी है, वो है 3000 रुपीज। ठीक है। यहां तक हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है। अभी हम एक एक करके एडजस्टमेंट को चेक करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी, फटाफट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट थी ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो लायबिलिटीज में ये लिखने वाले हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल के, अभी मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। उसके बाद सैलरी तो ऑलरेडी हुआ है, इंटरेस्ट ये सब एडजस्टमेंट हो गई है। उसके बाद और एक दो एडजस्टमेंट बाकी है शायद, हाँ ऑडिट फीस बाकी है कि नहीं। ये देखो अभी ऑडिट फीस के एडजस्टमेंट ऑथराइज शेयर कैपिटल के एडजस्टमेंट करेंगे। तो ऑडिट फीस के एडजस्टमेंट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट जाना चाहिए, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के कहाँ पे जाना चाहिए, लायबिलिटीज में जाना चाहिए। तो लायबिलिटीज में हम सब आउटस्टैंडिंग या अनपेड के इफेक्ट लायबिलिटीज में कहाँ पे लिखते हैं, तो लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन का जो ग्रुप है वहां पे ये इफेक्ट आना चाहिए, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के ग्रुप में लायबिलिटीज में। ठीक है। ओके। उसके बाद डिविडेंड 5% ऑन पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल के ऊपर हमें 5% क्या करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करना है, और उसकी वर्किंग नोट भी बनानी होगी। तो एक एक करके अभी लिखेंगे। पहले तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का कर लेते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल का एक ही इफेक्ट होगा और वो टोटल में इंक्लूड नहीं होने वाला है। ऑथराइज कैपिटल के नीचे आपको लिखना है 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 10 ईच, और वो अमाउंट आने वाली है 10 लाख। इसको डबल अंडरलाइन करनी है, ये टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। ओके। उसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट है, ऑडिट फीस की एडजस्टमेंट है। तो ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लास्ट टाइम मतलब नहीं था, इसलिए नहीं, अगर होता तो वो ऐड हो जाता, अगर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जहां पे ऑडिट फीस का ग्रुप है वहां पे आपको लिख देना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। कहाँ पे ऑडिट फीस का ग्रुप, ये देखो 11 नंबर पे। तो ऑडिट फीस के सामने आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितनी है, 3000। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। अभी अनपेड आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पे डेबिट साइड में जो ऐड होता है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लायबिलिटीज में जाता है। हर एक जगह पे मैं आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट बता रही हूँ।
अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको जाना है। ये देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में यहाँ पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। कितनी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस की? 3000। ओके, अभी सिर्फ डिविडेंड के एडजस्टमेंट बाकी है। उन्होंने बताया कि डिविडेंड 5% ऑन पेड अप कैपिटल, कैपिटल के ऊपर हमें 5% डिविडेंड ट्रांसफर करना है। तो अभी यहाँ पे कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे लिखो लेस 5% डिविडेंड। अभी किसके ऊपर ये डिविडेंड निकालेंगे? तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ऊपर देखो शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है, ऑथराइज कैपिटल के नीचे हमने लिखी है कितनी अमाउंट है, 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 के ऊपर आपको 5% निकालना है। निकालो, यहाँ पे 7,50,000, इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। कितनी अमाउंट आएगी? 37,500। ठीक है, कितनी अमाउंट आई? 37,500। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट इसके ऊपर ही क्या है? इसके ऊपर देखो अनपेड डिविडेंड का ग्रुप है, मैंने बताया था, हमने पहले ही करके रखा था। ये देखो एडजस्टमेंट से जो डिविडेंड आता है वो यहाँ पे लिखना है 37,500। एंड ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड में डिविडेंड है तो वो इससे माइनस करके फिर आउटर में ये डिविडेंड की अमाउंट आने वाली है 2,500। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अगर वो क्रेडिट साइड में है तो वो माइनस नहीं होगा, तो वो भी पेएबल ही होगा, इसलिए वो ये डिविडेंड और वो ये ऐसे सेपरेट सेपरेट अमाउंट हम वहां पे लिख देते। ओके, तो अभी तो प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट हमें कंपलसरी करनी होती है जो कि 25% प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। अगर उन्होंने एडजस्टमेंट में दी है फिर भी करेंगे, नहीं दी है फिर भी करेंगे, कंपलसरी एडजस्टमेंट है। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है? 25% प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करना है? रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है। तो 25% प्रॉफिट किसके ऊपर निकालने वाले हैं? जो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब ये देखो ये इसके ऊपर, ये 60,000 के ऊपर अभी हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट निकालने वाले हैं 25%। 60,000 के ऊपर प्रॉफिट कितना आएगा? 25%, मतलब ये 15,000 प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करना है हमें? रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है। कहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है? रिजर्व फंड को जाने वाला है ये। ठीक है, चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड में जाते हैं। प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया, अभी तो टैली करना होगा। रिजर्व फंड में यहाँ पे रिजर्व फंड में ये ऐड करो, ऐड 25% प्रॉफिट, उसकी अमाउंट है 15,000, आउटर में ये आने वाला है 65,000। ओके, ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है। चलो और प्रॉफिट निकालेंगे। करो फटाफट। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में है 1,80,000, उसके बाद 4,000, ये 4,000 यहाँ पे चाहिए, इसके बाद है 300। तो ये टोटल आने वाली है आपकी 1,84,300। लिखो यहाँ पे टोटल 1,84,300। डेबिट साइड में भी लिखनी ये अमाउंट 1,84,300। ठीक है, अभी डेबिट साइड की टोटल माइनस करो, करो चलो। 1,84,300 से ये टोटल माइनस करो 93,000। इसको आउटर में ले लेते हैं। 80 + 80 एंड 5,000, इसकी टोटल कितनी आने वाली है? 90
3000, ओके। उसके बाद 30,300, 2,000, 600, 400, 3,000, 700, 5,000, 1,000, ओके। माइनस करके कितना डिफरेंस आया? 48,300। कैलसी के ऊपर आपको करना है 48,300। ये फाइनली हमारा क्या हो गया है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आया है 48,300। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ये नेट प्रॉफिट हम ऐड करने वाले हैं। करो यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट 48,300, ओके। इसको आउटर में लेना है। करो 11,000 प्लस 60,000 माइनस 3,000 माइनस 37,500 माइनस 15,000 एंड ऐड नेट प्रॉफिट करना है 48,300। तो ये फाइनली आउटर में आने वाला है 63,800। मतलब इन सब का वर्किंग करके यहाँ पे लिख रही हूं मैं 63,800। इन सब का वर्किंग करके आउटर में अमाउंट आने वाली है, ओके। चलो अभी प्रॉब्लम को टैली करना है। पहले तो एसेट साइड देखेंगे हम। एसेट साइड की टोटल आपको करना है। क्या क्या दिख रहा है एसेट में? देखो 3,600, 14,000, 1,55,000, उसके बाद है 30 लाख, उसके बाद है 6,300, नेक्स्ट है 2,000। करो, इन सब की टोटल आ रही है आपकी 31,80,900। लिखो यहाँ पे 31,80,900। ये टोटल हमारी एसेट की आ गई है। सेम टोटल लायबिलिटीज की आनी चाहिए। लायबिलिटीज ओके। लायबिलिटीज में 10 लाख तो नहीं लेना है क्योंकि वो ऑथराइज शेयर कैपिटल है। करो टोटल 7,50,000, 65,000, 18,000, 5,550, 20,000, 22,47,750, 300, 3,000, 2,500, 5,000, 63,800। करो, इन सब की टोटल फाइनली आ रही 31,80,900। करो टोटल 31,80,900 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है।